नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चुनावी शो ऐलाने जंग। इस शो में हम देश की हर वो बड़ी खबर, चुनावी खबर आपको दिखाते हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। इस शो में चुनाव की हर ट्रेंडिंग खबर का हम विश्लेषण करते हैं। तो आज क्या है खास, पहले आप उसको जान लीजिए। मुरादाबाद में मोहभंग, मुसलमान किसके संग, इस पर होगी बात। रामपुर में अखिलेश जीते, आजम हारे। गोविंदा की सियासी पारी, चुनाव की तैयारी। इसके अलावा पप्पू यादव बोल्ड, टिकट होल्ड। कंगना के खिलाफ कौन, कांग्रेस मौन। तो ये वो तमाम खबरें रहेंगी जिस पर आज हम करेंगे विश्लेषण। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं पहली खबर के साथ। देखिए, यूपी की राजनीति में मुसलमानों को लेकर सियासी माहौल गर्म है। मुरादाबाद में मुसलमानों की आबादी 48% है, लेकिन पहली बार यहां पर समाजवादी पार्टी ने हिंदू उम्मीदवार उतार दिया और समाजवादी पार्टी की इसी सियासी चाल ने मुसलमानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐलाने जंग में आज की कवर स्टोरी यही है, मुरादाबाद मुसलमान किसका करेंगे जिंदाबाद। वैसे तो मुरादाबाद को पीतल का शहर कहा जाता है, लेकिन यहाँ की सियासी हवा में इन दिनों बगावत का शोर सुनाई दे रहा है। ये लोग मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन के समर्थक हैं और नाराज इसलिए हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले तो मौजूदा सांसद को टिकट दिया, फिर टिकट काटकर आजम खान के कहने पर रुचि वीरा को मैदान में उतार दिया। वैश्य बिरादरी की रुचि वीरा को समाजवादी पार्टी ने उस मुरादाबाद से उम्मीदवार बनाया है जहां 48% आबादी मुस्लिमों की है। जहां से समाजवादी पार्टी बनी है तब से पार्टी यहां सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारती रही है। ये पहला मौका है जब समाजवादी पार्टी ने हिंदू उम्मीदवार उतार कर प्रयोग किया है। 1996 से लेकर अब तक 4 बार समाजवादी पार्टी इस सीट से चुनाव जीतती रही है। 3 बार शफीकुर रहमान बर्क सांसद बने हैं, तो 2019 में यानी पिछली बार एसटी हसन ने यहां से जीत दर्ज की। 1999, 2009 और 2014 में समाजवादी पार्टी ये सीट हारी थी। हालांकि नामांकन होने के बाद एसटी हसन का टिकट यहां से कट जाने के बाद उनके समर्थकों में काफी नाराजगी देखने को भी मिल रही है। नामांकन रद्द हो चुका है और सांसद एसटी हसन दुखी है। एबीपी न्यूज के कैमरे पर साफ साफ कह रहे हैं कि आजम खान की वजह से उनका टिकट काटा गया। कि आपके ही साथ एक तरीके से पूरा करें कि खेल हो गया, तो फिर ये खेल के रचयिता कौन थे? प्रेस से और इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो आजम खान साहब का है। रुचि वीरा उनके बहुत करीबी इंसान हैं और क्योंकि रामपुर में उनकी मर्जी का टिकट नहीं हुआ तो मुरादाबाद में उसे कंपनसेट किया गया है। क्योंकि मुझे ये पक्का यकीन है कि अखिलेश यादव जी किसी की बात नहीं मानते सिवाय आजम खान साहब के। मेरा टिकट काटने में दुनिया इधर से उधर हो जाती, लेकिन अखिलेश यादव जी नहीं मानते। वो कहीं ना कहीं दबाव में आ। रामपुर के पूर्व सांसद आजम खान जेल में बंद है और जेल से ही वो खेल कर रहे हैं। मामला भले ही 2 मुस्लिम नेताओं के बीच का है, लेकिन इस मुस्लिम पॉलिटिक्स में पिस रहे हैं अखिलेश यादव। पहला हक एसटी हसन का ही बनता था। कैसे? वो सिटिंग एमपी थे और लीडर ऑफ द हाउस थे लोकसभा में। आजम खान से नाराजगी बताई जा रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, आजम खान साहब तो नाराज नहीं है। अखिलेश जी को जब पता चला, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा आप अपनी फाइल भरिए। तो रुचि जी का शायद नंबर नहीं मिला था, लेकिन फाइल हमने भर दी। शाम में जब बात आई तो भी अखिलेश जी ने ये बात कही कि आप ही लड़ेंगे और आप ही का ही चुनाव है। हमारे मुस्लिम चेहरा जो डॉक्टर एसटी हसन है और हम सब चाहते हैं कि डॉक्टर एसटी हसन ही इलेक्शन लड़े। मुरादाबाद में अब मुकाबला बीजेपी के पूर्व सांसद सर्वेश सिंह के साथ समाजवादी पार्टी की रुचि वीरा से। बीएसपी और एआईएमआईएम ने इस सीट पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारकर वोटों के बंटवारे का रास्ता साफ कर दिया है। खेल अखिलेश यादव और बीजेपी ने मुरादाबाद की जनता के साथ खेला है, खास तौर से मुसलमानों के साथ खेला है। उनको जो धोखा दिया है उसका जवाब जनता देगी। गरीब, पिछड़ा, मुसलमान सब मिलकर इस बार पतंग पर बटन दबाएगा। अब जरा यूपी में मुस्लिमों का वोटिंग पैटर्न समझिए।
2019 के चुनाव में जब एसपी बीएसपी का गठबंधन था तब 73% मुस्लिमों ने गठबंधन को वोट किया था। कांग्रेस को उस चुनाव में 14%, बीजेपी को 8% और अन्य को 5% वोट मिले थे। लेकिन इस बार समीकरण बदला हुआ है। एसपी और बीएसपी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो पश्चिमी यूपी में पकड़ रखने वाले जयंत चौधरी भी बीजेपी के साथ हैं। ओवैसी की पार्टी भी इस बार लोकसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल्य इलाकों में जोर लगा रही है। ऐसे में अखिलेश यादव से अगर मुस्लिमों की दूरियां बढ़ती हैं, तो फिर यूपी की 80 सीटों पर वोटों का गणित बदल सकता है। ऐसे में अब जरा 2014 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों का मूड क्या रहा था, ये भी समझने की जरूरत है। ये तो वक्त था जब यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी और आजम खान जैसे बड़े मुस्लिम नेता सत्ता के शिखर पर थे। तब समाजवादी पार्टी को 58%, बीएसपी को 18%, कांग्रेस को 11%, बीजेपी को 10% वोट मिले थे। अब इस बार कांग्रेस भले ही समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन आजम खान जैसे बड़े मुस्लिम नेता सलाखों के पीछे। बीएसपी के साथ ओवैसी की पार्टी भी मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। मुरादाबाद में मुस्लिम उम्मीदवार के टिकट काटने का असर अगर पूरे प्रदेश में दिखा तो फिर समाजवादी पार्टी की मुश्किल बढ़ जाएगी। तो ये जो रिपोर्ट आपने अभी देखी है, इसको लेकर ओवैसी का बयान भी सामने आ गया है, जिसमें वो अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं ओवैसी, देखिए। एसटी हसन का टिकट कटने पर ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों से दरी बिछवाना चाहते हैं। ये जो बयान है ये ओवैसी का है। उन्होंने कहा सोशल मीडिया के जरिए, डॉक्टर साहब मैंने आपसे कहा था कि आपके नेता अखिलेश यादव आपको बी फॉर्म नहीं देंगे, आपने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। हमारी गुफ्तगू के दौरान इम्तियाज जलील भी मौजूद थे। आपके नेता को सिर्फ आपका वोट चाहिए। वो चाहते हैं कि आप उनके लिए दरी बिछाते रहें और भैया पर जवानी कुर्बान करते रहें। ये अकलियतों की सियासी नुमाइंदगी को खत्म करने की एक साजिश है, लेकिन इंशाअल्लाह हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये जो शब्द हैं ये सोशल मीडिया के जरिए असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से लिखे गए। अब देखिए, मुरादाबाद और रामपुर आसपास हैं। रामपुर में 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, लेकिन उम्मीदवारी के सवाल पर अखिलेश और आजम खान आमने सामने हैं। अखिलेश ने जिसे उम्मीदवार बनाया, आजम खान ने उसके खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार दिया, लेकिन आज आजम के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया। अब ये सवाल उठता है कि आजम की रामपुर में अगली रणनीति क्या होगी और मुसलमान वोटर क्या करेंगे। मुरादाबाद में आजम खान, जिन एसटी हसन को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार नहीं बनाना चाहते थे, उनका नामांकन रद्द हो गया है। लेकिन रामपुर में आजम खान, जिस अपने समर्थक आसिम राजा को उम्मीदवार बनाना चाहते थे, यहां उनका भी नामांकन रद्द हो गया है। जेल से टिकट का खेल खेल रहे आजम खान मुरादाबाद में तो बाजी मार गए, लेकिन रामपुर में उनकी रणनीति काम नहीं आ पाई। अखिलेश यादव ने रामपुर में जिन दिल्ली के मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को उम्मीदवार बनाकर भेजा था, वही पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार रह गए हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता आ रहे हैं, फिर दूसरे आ रहे हैं, फिर तीसरे चले आ रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा कौन है। नहीं, माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से जिसके लिए खत आया है, जिसके लिए बाज़ाब्ता फ्लाइट से लोग आए हैं, तो वो उनको आशीर्वाद है, उनकी रजामंदी उनके लिए है। उन्होंने हमारी चॉइस इसलिए की कि इमाम से सब जुड़े होते हैं, इमाम के पीछे सब नमाज पढ़ते हैं। समाजवादी एक ही है, कोई इसमें गुटबाजी नहीं है, ये सब वक्ती चीज़ें हैं। तो फिर कैसे आसिम रजा और अब्दुल सलाम चले? टेम्परेरी चीज़ें हैं, ये सब ठीक हो जाएगा। सवाल यह है कि क्या मौलाना को आजम खान के समर्थकों का साथ मिल पाएगा। रामपुर में समाजवादी पार्टी और आजम खान एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे में आजम की पसंद का उम्मीदवार न होना अखिलेश यादव को परेशान कर सकता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि आजम खान ने आखिरी वक्त में कल अपने एक समर्थक का निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कराया था। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अब्दुल सलाम दौड़ते हुए नामांकन भरने पहुंचे थे। इनका नामांकन भी रद्द हो गया। अच्छा ये बताइए, आपने तो बड़े सारे वसंत देख लिए उम्र में, क्या लग रहा है माहौल यहाँ? कैंडिडेट यहाँ पर कोई है नहीं ना रामपुर में। अब जो थे अखिलेश यादव, उन्होंने मना कर दिया।
वरना वो जीती भी थी यहाँ पर। दिल्ली से मौलाना आए हैं। अरे भाई दिल्ली से मौलाना नहीं, मैं कह रहा हूँ आसमान से मौलाना आए। क्या माहौल लग रहा है आपको? यहाँ पे अभी सब कंफ्यूज रहेंगे। खान साहब के भी तो लोग हैं। आजम खान साहब तो अब है ही नहीं। अरे यही हैं, अभी धरती पे हैं। नहीं धरती पे तो हैं, लेकिन वो जब जेल में चले गए तो उनका मसला क्या रह गया। रामपुर मुस्लिम बहुल सीट है और यहाँ 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। 2019 में आजम खान जीते थे, लेकिन कोर्ट से सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता गई, तो रामपुर सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी जीत गई। यूपी में कुल 19% मुस्लिम वोटर हैं। पश्चिमी यूपी में मुस्लिमों की संख्या 26% है। यूपी में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली 21 लोकसभा सीटें हैं। रामपुर मुरादाबाद एपिसोड से मुस्लिम अगर नाराज होते हैं तो फिर अखिलेश को दिक्कत हो सकती है। अलीगढ़ के मुस्लिम वोटर क्या सोच रहे हैं, ये भी सुनिए। अखिलेश यादव ने हमेशा मुसलमानों को यूज किया और वो मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते। अखिलेश यादव से थोड़ा नाराज है, इतना नहीं है कि सबको अखिलेश को वोट ना दिया जाए। ये जो अखिलेश यादव का जो दोहरी राजनीति चल रही है उसको लेकर के बिल्कुल नाराजगी जताई जा रही है। कहीं ना कहीं उस तरीके से उनको सपोर्ट नहीं करा गया, तो इस बात से हाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुस्लिम समुदाय में नाराजगी देखने को मिली थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी से मुसलमान नाराज है। मेरा मानना ये है कि मुस्लिम वोट पूरी तरह से सेकुलर पार्टी की तरफ जाएगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर अपने घोषित हुए उम्मीदवारों को बदल चुकी है। आगे भी ऐसा कर सकती है। फिलहाल मुस्लिम राजनीति यूपी में गर्म है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे, समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में जेल में बंद आजम खान का नाम भी शामिल है। 18 नेताओं की यह लिस्ट है जिसमें चौथे नंबर पर है आजम खान। तो जेल में बंद आजम खान का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। समाजवादी पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है जिसमें 18 नेताओं का नाम शामिल है। डिंपल यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, जया बच्चन। लेकिन जो चौथे नंबर पर नाम है वो आजम खान का है। आजम खान का नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है और आजम खान जेल में बंद है, लेकिन उन्हें स्टार प्रचारक समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाया गया है। चौथे नंबर पर स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम खान का नाम समाजवादी पार्टी ने शामिल किया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, सीतापुर की जेल में बंद है आजम खान। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आजम खान का नाम। और अब बिहार की राजनीति से बड़ी खबर जान लीजिए। ओवैसी की पार्टी ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पहले 10 सीटों पर लड़ने की बात पार्टी ने कही थी, लेकिन अब 15 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। गोपालगंज, शिवहर, दरभंगा, वाल्मीकि नगर और मधुबनी सीट पर भी अब एआईएम उम्मीदवार उतारने जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ओवैसी की पार्टी ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया और पहले बात कही जा रही थी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की, लेकिन अब 10 की जगह 15 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, जिसमें गोपालगंज, शिवहर, दरभंगा, वाल्मीकि नगर, मधुबनी सीट ये भी शामिल है, जिस पर अब एआईएम उम्मीदवार उतारने जा रही है। बीजेपी कैंप से बड़ी जानकारी आपको दें। खबर यह है कि बीजेपी ने ओडिशा के कोर ग्रुप की आपात बैठक बुलाई है। 8 बजे से ओडिशा के कोर ग्रुप की मीटिंग होगी। आपात बैठक बुलाई गई है ओडिशा के कोर ग्रुप की। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, क्या वजह है इस आपात बैठक की, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा के जिन सीटों को लेकर ये बैठक बुलाई है। उड़ीसा में क्योंकि भाजपा अकेले चुनाव लड़ रही है, हाल में ये फैसला हुआ था जिसमें बीजेडी के साथ जो बातचीत चल रही थी वो ब्रेक हो गई है, खत्म हो गई है। अब चूंकि बीजेपी को उड़ीसा की सभी लोकसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ना है, ऐसे में कैंडिडेट्स को के चयन को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ये उस बैठक में मौजूद रहेंगे। रात 8 बजे से ये बैठक शुरू होगी। धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, बैजयंत पांडा ये पहले से ही बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं और ये सभी लोग ऑलरेडी मंथन कर रहे हैं। एक अलग कमरे में बैठक चल रही है जिसमें सुनील बंसल भी मौजूद हैं। माना जा रहा है 8 बजे जब भाजपा के अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे तो उस समय ये बैठक शुरू हो जाएगी। जी ठीक है नीरज, धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, ओडिशा में अब हलचल तेज हो गई है। कोर ग्रुप की बैठक, आपात बैठक ये बुलाई गई है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बिहार की, जहां पप्पू यादव कांग्रेस में जाकर फंस गए हैं। देखिए, आरजेडी पप्पू यादव के दावे वाली पूर्णिया सीट छोड़ने को राजी नहीं है और पप्पू पूर्णिया से ही लड़ना चाहते हैं। अब फिलहाल सीट बंटवारे का फैसला आज भी नहीं हो पाया।
हताश हैं, निराश हैं, हैरान हैं, परेशान हैं, लेकिन पूर्णिया छोड़ने को तैयार नहीं है पप्पू यादव। कांग्रेस में विलय के बाद उम्मीद थी कि पूर्णिया से टिकट मिलेगा, लेकिन लालू यादव ने वहां सिंबल दे दिया, जेडीयू छोड़कर आई बीमा भारती को। अब पप्पू यादव परेशान हैं और ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पूर्णिया से अलग होने का मतलब है आत्महत्या करना। पूर्णिया से अलग होने का कोई मेरे जहन में, मेरे खून में मैं सोच ही नहीं सकता। कोई मार दे मंजूर है, खत्म हो जाना मंजूर है। मैं तो बगैर पद के सब कुछ की सेवा करता हूँ। एबीपी बातचीत हो चुकी है, अंतिम दौर की वार्ता हो चुकी है। अब एक दो दिन में हो जाएगा। एक पारिवारिक फंक्शन था तेजस्वी जी के यहाँ, उसकी वजह से कल उनकी व्यस्तता थी, हो जाएगा आज। फर्जी कारनामों के लिए प्रसिद्ध रही है और टिकट वितरण में भी संयुक्त रूप से नहीं घोषणा कर अपने फर्जीपना का वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब पप्पू जी फंस गए हैं बुरी तरह। मैं उनको यही कहूँगा कि आ जाएं, राष्ट्रवाद और एनडीए की धारा को मजबूत करें, देखा जाएगा आगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव का अगला कदम क्या होता है। गोविंदा के शिवसेना में शामिल होने के बाद उनसे बात की है हमारे सहयोगी सूरज ओझा ने। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया है। सर, आपने शिवसेना में पक्ष प्रवेश किया है, क्या कुछ सोचकर किया है? आप करीब 14 साल तक राजनीति से कोसों दूर थे। जी, और मुझे ऐसा लगा कि मैं आर्ट एंड कल्चर का काम कर पाऊंगा, और आप जिस जगह पे होके जैसे सरल है नेचर, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगा कि आप अलाउ कर पाए मुझे। वो किसी से सवाल पूछ के या ऐसे ही बिना बात के अटका दे। ही इज सरल नेचर है, सिंपल नेचर है, जो हम लोग में हुआ करता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं साथ में जुड़ जाऊं, और किसी अपेक्षा से कि इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर वाली मैं शायद ही इसमें ज़्यादा वो कह दे मुझे, तो मैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर मैं नहीं अपेक्षा करता। बताया जाता है कि कांग्रेस से जहां से आपने सीट जीती थी, वो सीट शायद आपको मिल जाए, या मुंबई में कोई एक सीट मिल जाए, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो क्या आपका ऐसा है कि अगर मिलती है तो मैं उसको जीत कर दिखाऊंगा, इस तरह की आपकी तैयारी है? अब उनका सवाल मुझे पूछ रहे हैं, उसमें मुझे मत आप पूछिए, उन्हें पूछिए। तो हमारे साथ गोविंदा थे, जिनको आप सुन रहे थे, और उन्होंने कहा कि इनकी तैयारी है और विकास की वजह से ही उन्होंने शिंदे की शिवसेना ज्वाइन की है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। बीजेपी ने महाराष्ट्र की 48 सीटों को जीतने का पूरा प्लान सेट कर लिया है और उसी प्लान के तहत गठबंधन में नए नए नेता अभिनेता शामिल हो रहे हैं। पिछली बार निर्दलीय चुनाव जीती नवनीत राणा को बीजेपी ने इस बार पार्टी का उम्मीदवार बना दिया है। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसकी उम्मीद महाराष्ट्र ही नहीं, सियासत में रुचि रखने वाले देश के हर शख्स को थी। अमरावती से बीजेपी ने नवनीत राणा को अपना उम्मीदवार बना दिया है। उम्मीदवारी के बाद नवनीत राणा ने
गाजे बाजे के साथ बीजेपी का भगवा वस्त्र धारण कर लिया। नवनीत राणा ये नाम उस वक्त सुर्खियों में आया था जब अमरावती की निर्दलीय सांसद और तत्कालीन उद्धव सरकार के बीच हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर विवाद कोर्ट कचहरी तक पहुंचा था। नवनीत जेल गई थीं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक खूब बवाल हुआ था। तब विपक्ष में बैठी बीजेपी दीवार बनकर नवनीत राणा के समर्थन में खड़ी हो गई थी। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते समय भी नवनीत राणा को हनुमान जी की मूर्ति ही दी गई। इसके बाद जय श्री राम का शंखनाद हुआ। नवनीत राणा ने भी अब की बार 400 पार का प्रण लिया। अब की बार अमरावती में क्या खिलेगा? अमरावती में क्या खिलेगा? देश में क्या खिलेगा? अब की बार, अब की बार। बीजेपी ने जिस अमरावती सीट से नवनीत राणा को टिकट दिया है, वहां से वो तीसरी बार चुनाव लड़ेंगी। नवनीत राणा ने 2014 में एनसीपी के टिकट पर 3,29,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे, लेकिन उन्हें हार मिली थी। लेकिन 2019 में एनसीपी के समर्थन से नवनीत ने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया और विजयी पताका फहराया। नवनीत राणा को भरोसा है कि वो इस बार भी कमल निशान पर जीतकर 2019 का प्रदर्शन दोहराएंगी। जब से लोकसभा हुआ है तब से आज तक कभी भी बैलेट पे कमल नहीं आया। तो ये अमरावतीकरों का भी सपना था कि एक बार एटलीस्ट कमल का उम्मीदवार हमारे अमरावती को मिले और उसके माध्यम से हमारे अमरावती का विकास हो। तो मेरी नसीब है कि वो पहली बार कमल में लेकर मेरी अमरावती में खिलाने के लिए निकली हूँ। नवनीत की पार्टी में एंट्री से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, लेकिन नवनीत के लिए राह इतनी आसान नहीं। एनडीए के अंदर भी नवनीत के टिकट के बाद विवाद शुरू हो गया है। अमरावती की सीट शिवसेना का गढ़ मानी जाती है। यहाँ से 1998 से लगातार शिवसेना ही जीत रही थी, जिसे 2019 में नवनीत राणा ने ब्रेक लगाया। अब खबर यह है कि प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और शिंदे सरकार में मंत्री बच्चू कडू ने नवनीत राणा का प्रचार करने से इनकार कर दिया। यही नहीं, 2014 में नवनीत को हराने वाले और 2019 में नवनीत से हारने वाले शिंदे गुट के नेता आनंद राव अड़सुल का परिवार भी नाराज बताया जा रहा है। दूसरी तरफ अमरावती से कांग्रेस उम्मीदवार बलवंत वानखेड़े भी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं ही जी लढाई आहे, ही लढाई धनशक्ती विरुद्ध जनशक्ती अशी लढाई राहील। जनतेचा आशीर्वाद त्यांनी केलेल्या 5 वर्षात विविध पक्षातील लोक असतील त्यांच्यासोबत असली केलेली वागणूक आणि मतदारसंघात न केलेली कामं, यामुळे माझा विजय हा निश्चित त्यांच्या माध्यमातून सुकर झाला। कांग्रेस उम्मीदवार भले ही आत्मविश्वास से भरे हों, लेकिन नवनीत को अमरावती में रोकना इतना आसान नहीं। कभी पंजाबी और तेलुगु फिल्मों में एक्टिंग करने वाली नवनीत आज फर्राटेदार मराठी बोलती हैं और इस क्षेत्र में उनके परिवार के सियासी रसूख का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उनके पति रवि राणा इसी संसदीय क्षेत्र की बडनेरा सीट से लगातार 3 बार के विधायक हैं और वो भी निर्दलीय। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। ईडी हिरासत अब बढ़ा दी गई है। 1 अप्रैल तक अब ईडी कस्टडी में ही रहेंगे केजरीवाल। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ईडी की कस्टडी में ही रहेंगे 1 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है। अब 1 अप्रैल तक तो केजरीवाल को ईडी की कस्टडी में ही रहना होगा। कोर्ट के फैसले के असर के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए केजरीवाल का वो बयान जो उन्होंने पेशी से पहले दिया। एलजी सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बयान दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के गलियारे में दिया था। केजरीवाल के इसी बयान पर सियासी बवाल होना तो तय था। बीजेपी ने पलटवार में देरी नहीं की। जेल के अंदर रहकर आप हमारी सेवा क्या करेंगे?
हमने आपको मौका दिया और आपने हमें ही ठग लिया। जनता पूछ रही है ऐसा क्यों है, अगर आप शराब घोटाले के किंगपिन नहीं हैं, कि आपको कोई न्यायालय राहत नहीं देती है। ईडी कोर्ट ने राहत नहीं दी, 2 बार दिल्ली उच्च न्यायालय ने राहत नहीं दी। केजरीवाल की पेशी के लिए, उनके समर्थन के लिए परिवार भी कोर्ट पहुंचा था, जबकि अरविंद केजरीवाल की पेशी के दौरान उनकी सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी भी कोर्ट रूम में मौजूद थे। तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है, उनके शुगर लेवल्स बड़े इरेगुलर चल रहे हैं, उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत तंग कर रहे हैं उनको। इनकी तानाशाही नहीं चल पाएगी, जनता इसका जवाब देगी। पेशी के दौरान हर निगाहें केजरीवाल पर थी। केजरीवाल की पत्नी ने कहा था कि वो कोर्ट में बड़ा खुलासा करेंगे। केजरीवाल ने कोर्ट रूम में बोलना शुरू किया। केजरीवाल ने कहा, ये केस 2 साल से चल रहा है, मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया? किसी कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया, सिर्फ 4 बयान में मेरा जिक्र है। ईडी के दबाव में गवाहों ने बयान दिए। शरत रेड्डी ने बीजेपी को 55 करोड़ का चंदा दिया। ईडी का मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। जितने दिन ईडी कस्टडी में रखे, जांच के लिए तैयार हो। केजरीवाल ने क्या कहा वो तो आपने जान लिया। सुनवाई के दौरान ईडी की दलील भी जान लीजिए। केजरीवाल सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रहे। कुछ और लोगों से केजरीवाल का सामना होगा। गोवा के कुछ लोगों से भी आमना सामना कराना है। केजरीवाल ने मोबाइल का पासवर्ड नहीं दिया। केजरीवाल की मुश्किलें अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि उनके लिए दिल्ली हाईकोर्ट से थोड़ी सी राहत जरूर आई है। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की मांग करने वाली पीआईएल दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई संवैधानिक विफलता है तो उसे उपराज्यपाल देखेंगे। इस मामले में अदालत के दखल की जरूरत हमें नहीं लगती। इस बीच आम आदमी पार्टी 31 मार्च की महारैली की तैयारियों में जुटी है, जिसमें अब रिमांड बढ़ने के बाद केजरीवाल के शामिल होने की सभी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को रामलीला मैदान पर होने वाली इस महारैली में विपक्ष के कई नेताओं के शामिल होने की उम्मीद जरूर है। इसके लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह मैं भी केजरीवाल का टेम्पलेट बांट रहे हैं।